Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am M.K. Srivastav. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics. बच्चों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने 2 या 3 घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय देखा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। इस पार्ट में हम लोग परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बारे में स्टडी करेंगे और अगर समय मिला तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले लास्ट पार्ट में दिए गए होमवर्क के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो आइए सॉल्व करते हैं पिछले पार्ट के होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क डिसीजन में हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले होमवर्क का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए ए तथा बी 2 घटनाएं हैं, मतलब ये 2 घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ए और बी 2 घटनाएं हैं और उन घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि ए डैश की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। जैसे अगर कोई घटना ए है तो इस घटना की जो पूरक घटना होती है वो ए डैश हो जाती है। तो वही ये कह रहा है कि ए डैश की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। पी बी इज इक्वल टू 0.4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.5 है। तब ए यूनियन बी डैश का मान है। हमें ए यूनियन बी डैश का मान ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हम ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला नहीं जानते। हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश निकालना है, लेकिन हम उसका फार्मूला नहीं जानते। बट हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका हम जानते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश है, अगर ए यूनियन बी डैश हो गया तो हम ऐसे ही तो इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास पी ए पी बी डैश और पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू पता है। तो हमें पी ए की वैल्यू चाहिए, जबकि वो हमें पी ए डैश की वैल्यू दिया है। तो इसी पी ए डैश से हम पी ए निकाल लेते हैं। पी ए डैश की वैल्यू दिया है 0.3। तो इस पी ए डैश को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा। पी ए को उस तरफ कर दीजिए और 0.3 को हम इस तरफ ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल टू पी ए, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.7 इक्वल टू पी ए। यानी कि हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.7। इसी तरीके से हम पी बी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार पी बी डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस पी बी इक्वल टू 1 माइनस पी बी की वैल्यू हो जाएगी 0.4। ये हमें देगा 0.6, यानी पी बी डैश की वैल्यू 0.6 हो गई। तो अब और पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू हमें यहाँ पहले से ही पता है। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इक्वल टू पी ए की वैल्यू है 0.7।
0.7 प्लस पी बी डैश की वैल्यू है 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू आपको यहाँ दिया है 0.5 और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन IIT JEE 2005 में पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला क्यों यूज़ किए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है और वही पूछ भी रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश पूछ रहा है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला होता है। एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारा होमवर्क का 2nd नंबर का क्वेश्चन है। यदि PB = 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार = 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार = 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी। इसमें इन्होंने 3 घटनाओं के बारे में चर्चा किया है। तो चूंकि इसमें ए है, बी है, सी बार है, ए बार है, सबके बारे में, सबके इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सेट ए, दूसरा सेट बी और तीसरा सेट सी। तीनों सेट हमने बना लिया ए, बी और सी और इस तरह से ये रहा इसका सैंपल स्पेस। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन का पार्ट ही फिलअप करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार कैसे इसको भरेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी में ये पार्ट आएगा, इस पार्ट को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट जो है ये वाला। अब ये कह रहा है कि इस पार्ट का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, सी बार के साथ होगा। तो सी बार का मतलब हुआ कि ये सी है, इसके बाहर, सी के बाहर, तो इस पार्ट का इंटरसेक्शन, इस पार्ट का इंटरसेक्शन तो सी के अंदर है, लेकिन ये जो पार्ट है इस पार्ट का इंटरसेक्शन सी के बाहर के साथ हो रहा है। तो इस पार्ट की जो वैल्यू होगी 1/3 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। इस बार देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार, ए के बाहर इंटरसेक्शन बी, बी के साथ, बी ये है, तो ए के बाहर बी का ये पार्ट हो जाएगा जो कि दोनों के साथ इंटरसेक्शन होगा। ये पार्ट, ये जो ए के बाहर है और बी के अंदर है। अब इस पार्ट का इंटरसेक्शन होगा सी बार के साथ। इस पार्ट का इंटरसेक्शन सी बार, सी के बाहर, तो सी के बाहर ये पार्ट होगा और बी के अंदर ये पार्ट होगा। तो ये पार्ट हो जाएगा, इसको हम कहेंगे 1/3। तो दोनों ही पार्ट 1/3 है, ये पार्ट 1/3 है और ये पार्ट 1/3 है। अब ये कह रहे हैं कि जो PB है, PB 3/4 है। तो PB यहाँ से लेकर ये पूरा PB है, तो ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट हो जाएगा
1/3 प्लस 1/3 को पूरे b में से हम माइनस कर देंगे तो ये पार्ट हो जाएगा इतना 3/4, पूरा 3/4 है, उसमें से हम इस पूरे पार्ट में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमें ये पार्ट मिलेगा -1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 3 12 9 -3 4 12 8 1/12। तो ये पूरा पार्ट मिला करके 1/12 हो जाएगा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला करके 1/12 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये बी है और ये सी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही तो होगा, ये और यही है 1/12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1/3 प्लस 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, यहाँ कर देते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस वो हो जाएगा 2/3, तो ये आ जाएगा आंसर 1/12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा और हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए पार्ट सही हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने वेन डायग्राम की मदद से इस टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क डिस्कशन के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि m और n कोई दो घटनाएं हों, इस बार इन्होंने m और n दो घटनाओं की चर्चा की है और कहते हैं कि केवल एक घटना के घटित होने की प्रायिकता है। m और n दो घटनाएं हैं, उन दोनों घटनाओं में से केवल एक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इन्होंने कहा कि केवल एक घटना, इनके कहने का मतलब ये है कि या तो केवल m घटित हो और या तो फिर केवल n घटित हो। इसका मतलब ये हुआ कि केवल m यूनियन केवल n, केवल m यूनियन केवल n की बात हो रही है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। ये है घटना A, ये घटना M है और ये घटना N है। तो ये कह रहे हैं कि केवल एक घटना मतलब केवल M, ये पार्ट देखिए इस पार्ट में केवल M है, इसमें N नहीं आया है, या तो केवल N, ये पार्ट। हमें इस घटना की प्रायिकता फाइंड करनी है। तो अब तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये शेडेड पार्ट और ये शेडेड पार्ट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो ये तो सीधे सीधे ये पूरे m यूनियन n माइनस m इंटरसेक्शन n, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। अगर हम निकालना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल m, तो डायरेक्ट हम इस वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन n माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। इस बात को ये पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें जो दिया है आंसर दिया है, इसमें इन्होंने m यूनियन n की चर्चा नहीं की है। तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, इक्वल टू इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n, और एक ये बचा हुआ है, हमने इसकी जगह इसके फार्मूले को रख दिया और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n। अब इसको हम अगर सॉल्व कर दें, इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन यूपीसी 2006 में पूछा गया था। केवल एक घटना का मतलब होता है कि या तो m या तो n, मतलब उसका इंटरसेक्टर पार्ट एकदम छोड़ दिया जाएगा। तो या तो m का पार्ट या तो n का पार्ट, हमें इस घटना और इस घटना की प्रायिकता, इस घटना या इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो आपको वेन डायग्राम से तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये पूरा A यूनियन B है, इसमें से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दें तो हमें ये और इसका मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया तीनों होमवर्क क्वेश्चन को। तो इस पार्ट नंबर 16 के सबसे पहले टॉपिक को हम देखते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, इसको सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल के जरिए पहले समझ लेते हैं कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं। हमने कहा कि एक डाइस को रोल करते हैं, तो जैसे ही हमने डाइस को रोल किया हमें मिला सैंपल स्पेस, और वो सैंपल स्पेस हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6। निश्चित रूप से हमें ये सैंपल स्पेस मिल जाएगा। फिर हमने कहा कि 3 घटनाएं घटती हैं। जब हमने डाइस को रोल किया तो 3 घटनाएं घटती हैं। पहली घटना E1 है या पहली घटना A है, और ये घटना क्या है कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं समुच्चय। घटना A में सम संख्याओं का समुच्चय मिला। तो सोचिए ज़रा सा कि अगर हम सम संख्याओं का समुच्चय लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, 2 4 6, ये 3 नंबर हमको मिल जाएंगे इस घटना में। एक दूसरी घटना घटती है B, और इसमें हमने कहा कि विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम का संख्याओं का समुच्चय, इसमें हमें विषम संख्याओं का समुच्चय मिला। तो विषम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, ये हमें मिल जाएगा 1 3 5, इसमें हमको 1 3 5 मिलेगा। एक तीसरी घटना भी घटती है, और इस तीसरी घटना में हमने कहा कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हमने तीसरी घटना में क्या ले लिया, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसमें हमने अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ले लिया। तो अब सोचिए कि अभाज्य संख्याओं में क्या होगा। अभाज्य संख्याओं में आएगा 2 3 5, अभाज्य संख्याओं में 2 3 5 आएगा। अब हम इस डेफिनीशन की ओर देखते हैं। ये डेफिनीशन कहती है कि वे 2 या 2 से अधिक घटनाएं जिनमें से एक घटना के घटित होने पर अन्य घटनाएं घटित नहीं हो सकती, अन्य घटनाएं नहीं घट सकती हैं। अगर हम एक घटना को मानते हैं कि पहली घटना घटती है कि सम संख्या, डाइस को रोल किया गया और कहा गया कि सम संख्या आ जाए, तो सम संख्या में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो क्या ये जो विषम संख्याओं का समुच्चय है इसमें से भी कोई संख्या आ सकती थी? अगर सम संख्या 2 4 6 में से कोई भी नंबर आ सकता था, तो क्या जब हमें सम संख्या की रिक्वायरमेंट थी, सम संख्या आने की हमको ज़रूरत थी, तो क्या उस समय कोई विषम संख्या यानी 1 3 5 में से कोई नंबर आ सकता था? नहीं आ सकता था। यानी कि जब हम रिक्वायरमेंट हमारी होगी 2 4 6 की, तब इस नंबर में से कोई भी नंबर नहीं आ सकता था, विषम संख्या नहीं आ सकती थी। इसका मतलब ये हुआ
कि घटना ए और घटना बी आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि जिस समय ये घटना घटेगी उस समय ये घटना नहीं घटेगी, और जिस समय हम रिक्वायर करेंगे, जिस समय हमारी रिक्वायरमेंट होगी विषम संख्या की, उस समय सम संख्या किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। तो ए और बी आपस में अपवर्जी घटनाएं हो गई। लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट करते हैं कि 2, 4, 6 आ जाए, तो क्या घटना सी भी घट सकती है? अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्या कोई अभाज्य संख्या आ सकती है? जब हम 2, 4, 6 में की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो क्या कोई अभाज्य संख्या इसमें आ सकती है? देखिए 2, 3, 5। जब हम कहते हैं कि सम संख्या आ जाए तो आया 2, 4, 6, लेकिन इसी में हमने देखा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी इन्वॉल्व है, अभाज्य संख्या है। तो ए और सी आपस में अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। ए और बी तो आपस में अपवर्जी घटनाएं हैं, लेकिन ए और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं, क्योंकि जब घटना ए घटित होती है उसी समय घटना सी भी घट रही है। जब हमें 2, 4, 6 की रिक्वायरमेंट थी, हमने कहा कि 2, 4, 6 में से यानी सम संख्या आ जाए, तो हमने देखा कि 2 भी आ गया उसमें, जो कि इसमें भी इन्वॉल्व करता है। ये भी घटना घटने लगी, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय भी आ गया उसमें। फिर अगर हम इसकी बात करें 1, अगर हमने कहा कि विषम संख्या आ जाए, तो विषम संख्या आने पर हमने देखा कि प्राइम नंबर भी आ गया 3 और 5। हमने तो कहा विषम संख्या आ जाए 1, 3, 5 ऐसी नंबर को हमने सोचा, लेकिन उसी में हमने देखा कि जो 3 और 5 है वो 2 क्वालिटी होल्ड करते हैं, विषम संख्या की भी और प्राइम नंबर की भी क्वालिटी होल्ड करते हैं। तो बी और सी आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। ये तो रहा परस्पर अपवर्जी घटनाओं की पहली डेफिनेशन, जो कि हो सकता है कि हमारे समझ में कम आए, जिसको कि हम हो सकता है कम समझ सकें। लेकिन परस्पर अपवर्जी घटनाओं की जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमें पूरी तरीके से क्लियर कर देती है कि कौन कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं। हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे। हमने कहा कि ए और बी आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ए और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं, बी और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि ए बी आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ए सी नहीं है, और बी सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। फिर अब हम दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाओं की एक दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं। वो डेफिनेशन कहती है कि वे 2 या 2 से अधिक घटनाएं जो एक ही प्रदर्श समष्टि में एक साथ घटित न हो, आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। मतलब एक ही प्रदर्श समष्टि में दोनों घटनाएं एक साथ घटित कभी नहीं होंगी। अगर पहली घटना घटेगी तो दूसरी घटना नहीं घटेगी, अगर दूसरी घटना घटेगी तो पहली घटना नहीं घटेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटेंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों घटनाओं में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा, यानी कि उन दोनों घटनाओं का जो सर्वनिष्ठ होगा, जो इंटरसेक्शन होगा, वह फाई होगा। एक ही प्रदर्श समष्टि की 2 घटनाएं ए और बी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई होगा, यानी उसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा। यदि किसी प्रदर्श समष्टि की 2 घटनाएं ए तथा बी हों, तब यदि किसी प्रदर्श समष्टि से संबंधित 2 घटनाएं ए तथा बी हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी यानी कि समुच्चय ए घटना ए का जो अवयव होगा और घटना बी का जो अवयव होगा, उन दोनों घटनाओं के अवयव में
कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित नहीं होगा। और इसका एक मतलब और भी होता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रतिवर्ती संख्या होगी वो 0 होगी, यानी कि उसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो ये रही मेन प्रॉपर्टी। दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं की मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि उनका जो उन घटनाओं का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई होता है, और उनके कार्डिनल नंबर जो कि दोनों में उपस्थित होते हैं वो 0 होता है, यानी कि कोई भी अवयव दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होता है। तो इस तरीके से अब अगर हम देखें इस ए घटना और बी घटना को, तो यहाँ से अगर हम देखें कि ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया। और अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई, वो हमने पिछले डेफिनेशन में भी बताया था कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब हम ए और सी पर गौर करते हैं कि ए और सी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन सी, इस पे अगर हम देखें तो देखिए ए में है 2, 4, 6 और सी में है 2, 3, 5, यानी कि 2 एक ऐसा अवयव है जो कि दोनों में है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी जो हमें मिला वो 2 मिला। तो जब ए इंटरसेक्शन सी 2 मिला यानी उसमें एक अवयव मिला, यानी वो फाई नहीं है। तो जब वो फाई नहीं है तो क्या ए और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि उनका जो उभयनिष्ठ है वो फाई नहीं है। डेफिनेशन कहती है कि अगर दोनों समुच्चयों का उभयनिष्ठ अवयव फाई होगा तभी वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, अदरवाइज वे परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होंगी। तो इस तरीके से ए और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। अब हम बी और सी पे गौर करते हैं, तो हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में हम देखते हैं तो 3, 5 दोनों में प्रेजेंट है, 3, 5 दोनों में है। तो बी इंटरसेक्शन सी भी फाई नहीं है। इसका मतलब हुआ कि बी और सी भी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। तो ये पहचान होती है परस्पर अपवर्जी घटनाओं की। परस्पर अपवर्जी घटनाओं को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं को हम खूब अच्छी तरीके से समझ सके, हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। परस्पर अपवर्जी घटनाओं को खूब अच्छे ढंग से हम समझ लेते हैं, क्योंकि आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो परस्पर अपवर्जी घटनाओं पर ही है। एग्ज़ाम्स में बहुत से क्वेश्चन परस्पर अपवर्जी घटनाओं पर बेस्ड आते हैं। तो इस बात को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं और कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं होती हैं। उसके लिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। 15 पत्तों पर 1 से लेकर 15 तक की संख्याएं लिखी हैं। 15 कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स पर 1 से लेकर के 15 नंबर लिखे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से 15 नंबर लिखे हैं। तो हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये 15 कार्ड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये 15 कार्ड्स, इस पे नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
ये 15 कार्ड्स हैं और इस पे 15 नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 करके। कह रहे हैं कि एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। वो कार्ड्स ऐसे एक के ऊपर एक 15 कार्ड्स रखे हुए हैं, जैसे ताश की गड्डी होती है, ठीक वैसे ही 15 कार्ड्स एक के ऊपर एक रखे हैं, उसमें से एक पत्ता निकाल लिया जाता है। तो जब एक पत्ता निकाला जाएगा तो हम ये जानते हैं कि सीधे सीधे NS की जो वैल्यू होगी वो 15 हो जाएगी, क्योंकि 52 पत्ते होते तो NS की वैल्यू 52 हो जाती, लेकिन अगर 15 पत्ते हैं तो NS की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि जो पत्ता निकलेगा, जो घटना घटेगी, जो पत्ता निकलेगा वो या तो 3 का गुणज होगा या 5 का गुणज होगा। तो दो घटनाएं घट रही हैं, एक तो 3 का गुणज, दूसरा 5 का गुणज। तो हम पहले घटना को देखते हैं, 3 का गुणज। ये पहली घटना है ए। इस घटना का नाम हम ए दे देते हैं। ये 3 का गुणज जो संख्या प्राप्त होगी उस घटना का नाम हमने ए दे दिया। तो वो क्या होगा, ए में क्या क्या आएगा? ए में आएगा 3, 6, 9, 12, 15। ये नंबर्स 3 के गुणज होंगे। और दूसरा है फिर 5 का गुणज। तो 5 के गुणज को हम बी नाम दे देते हैं। तो बी में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी? 5, 10, 15। 5, 10, 15 ये होगा। अब हमें ये बताना है कि ए और बी आपस में परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं कि नहीं हैं। तो जब 3 का गुणज आएगा, जब 3 का गुणज आएगा तो क्या इसमें कोई ऐसा भी नंबर है जो 5 का भी गुणज हो? 15 एक ऐसा नंबर है जो कि आएगा तो इस सेट में, लेकिन वो 5 की भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, 5 का भी गुणज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। या सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो क्या ए और बी में कोई उभयनिष्ठ अवयव है? जी बिल्कुल है। 15 दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, अतः ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। अगर अपवर्जी घटना होती तो ये इंटरसेक्शन 5 आ जाता, यानी इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता। अब देखिए खास बात क्या है कि सबसे पहली पहचान तो ये है कि सेट घटना ए और घटना बी के जितने भी अवयव होंगे वो सैंपल स्पेस में पाया जाएगा। और सैंपल स्पेस बनेगा क्या? सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 15 तक, ये सैंपल स्पेस बनेगा। ए और बी के सारे अवयव इसमें पाए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ अवयव, इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होना चाहिए, तभी परस्पर अपवर्जी घटना होगी। और अगर उभयनिष्ठ अवयव हैं तो वो परस्पर अपवर्जी घटना नहीं होगी। तो हमने देखा कि इस ए और बी में एक उभयनिष्ठ अवयव 15 है, तो ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होंगी। मेरे ख्याल से परस्पर अपवर्जी घटनाएं आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होती हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाओं की सबसे खास बात यह है कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है, यानी उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। अगर उनके कार्डिनल नंबर की बात करें तो उनका कार्डिनल नंबर 0 होता है। परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए हम जानते हैं, अगर मान लीजिए कि ए और बी दो घटनाएं हैं, तो हम जानते हैं
कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है। परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, और जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है ये किस बात को इंगित करता है? ये इंगित करता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, प्रतिवर्ती संख्या 0 होती है। और ये प्रतिवर्ती संख्या अगर 0 है तो ये किस बात को इंगित करता है? ये इंगित करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हम निकालेंगे परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय। प्रायिकता का योग प्रमेय से पहले हम दो घटनाओं के लिए देखते हैं कि दो घटनाओं के लिए जो प्रायिकता का योग प्रमेय होता है उसके लिए परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय क्या होता है। यानी ए और बी अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तब प्रायिकता का योग प्रमेय क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो घटनाओं के लिए हम जानते हैं कि प्रायिकता का योग प्रमेय क्या होता है। प्रायिकता का योग प्रमेय कहता है प्रायिकता के योग प्रमेय के अनुसार प्रायिकता का योग प्रमेय कहता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रायिकता का योग प्रमेय कहता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रायिकता का योग प्रमेय कहता है। लेकिन हम जानते हैं कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होती है। परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो गई, तो हमने वहाँ पर 0 लिख दिया। तो हमें मिला क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये होता है दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय। यानी कि अगर दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं और उनके हमें यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं, जिससे कि हमें मिलता है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरीके से अब हम 3 घटनाओं के लिए देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि दो घटनाओं के लिए, दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय ये होता है। अब हम देखते हैं 3 परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय क्या कहता है। अब हम देखते हैं कि 3 परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय क्या कहता है। प्रायिकता के योग प्रमेय को तो हम जानते हैं कि 3 घटनाओं ए, बी तथा सी के लिए, 3 घटनाओं ए, बी तथा सी के लिए प्रायिकता के योग
प्रमेय के अनुसार तीन घटनाओं ए, बी और सी के लिए प्रायिकता के योग प्रमेय के अनुसार क्या होता है? ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला होता है प्रायिकता के योग प्रमेय के अनुसार तीन घटनाओं के लिए। इसमें क्या है कि जो अकेला है वो प्लस में होगा और जो तीन है वो भी प्लस में होगा। जो दो दो का पेयर है वो माइनस में होता है। अब परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए क्या होता है? परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए क्या होगा? चूंकि ए बी सी तीनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 0 होगा। होता तो है कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तो अभी हमने पीछे आपको बताया कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट 0 हो जाएंगे, साथ में तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी 0 हो जाता है। तो अब हमें समीकरण नंबर 1 से मिलेगा क्या? हमें समीकरण नंबर 1 से मिलेगा, इसलिए समीकरण 1 से मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हमें मिलेगा। और ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला होगा। जिस तरीके से दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक उसी तरीके से तीन परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसी लैंग्वेज में एन परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। इस टाइप से एन घटनाएं होंगी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस लास्ट में। इसको हम एन घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय या संपूर्ण प्रमेय कहते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं एन घटनाओं के लिए, यदि एन परस्पर अपवर्जी घटनाएं ए बी सी डी इस तरीके से हैं, तब प्रायिकता के योग प्रमेय के अनुसार अगर n परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो प्रायिकता का योग प्रमेय क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, इस तरीके से n समुच्चय तक, n घटनाओं तक इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये होता है प्रायिकता का योग प्रमेय n परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए। इसको हम प्रायिकता का योग प्रमेय कहते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम होता है जिसको कि हम कहते हैं
प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय, इसी को हम प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए भी प्रायिकता के योग प्रमेय को देखा। परस्पर अपवर्जी घटनाओं यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है तथा बी के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है। ए के घटित होने की प्रायिकता 0.5 और बी के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है। कह रहे हैं कि यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। कह रहे हैं कि न ए और न ही बी के घटित होने की प्रायिकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो दिया है हम पहले उसको नोट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ए के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है। सीधी सी बात है कि पी ए की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और कह रहे हैं कि बी के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है, यानी कि पी बी की वैल्यू हो जाएगी 0.3। कह रहे हैं कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। चूंकि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। परस्पर अपवर्जी घटना होने के कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि न ए और न ही बी के घटित होने की प्रायिकता बताइए। ना तो ए घटित हो यानी कि ए डैश, और न ही बी घटित हो यानी इंटरसेक्शन बी डैश। ना तो ए घटित हो और माने इंटरसेक्शन, ना तो बी घटित हो, उसकी हमें प्रायिकता बतानी है। ना तो ए घटित हो ए डैश और का मतलब इंटरसेक्शन, ना बी घटित हो मतलब बी डैश की प्रायिकता हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो डिमॉर्गन्स लॉ से हम जानते हैं, डिमॉर्गन नियम कहता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश। ये रूल होता है, डिमॉर्गन नियम है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसी फॉर्मूले का यूज मतलब इसकी जगह हम ये पुटअप कर देते हैं, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ये हो जाएगा। अब इस होल डैश के लिए एक फॉर्मूला और होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ई। एक ये फार्मूला होता है कि अगर डैश का हमें किसी घटना के डैश की प्रायिकता निकालनी है तो 1 माइनस उस घटना की प्रायिकता हो जाती है। यहाँ पर बाहर डैश लगा है और यहाँ अंदर डैश लगा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 2 घटनाएं हैं तो बाहर डैश लगा है, यहाँ एक ही घटना है तो अंदर डैश लग गई, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अब हम देखते हैं कि इसकी जगह हम रख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। क्या मिलेगा? इक्वल टू 1 माइनस पी ए की वैल्यू हमारे पास है 0.5 प्लस पी बी की वैल्यू 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। इसका हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 0.5 प्लस 0.3 0.8, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2, यानी कि इसका आंसर होगा 0.2। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बारे में देखा। परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए 2 घटनाओं, 3 घटनाओं और n घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय क्या होता है, उसके फार्मूले को हमने देखा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखा। तो लेक्चर को आप इत्मीनान से देखिए, पूरी बात को खूब अच्छे ढंग से समझिए। बात अगर कम समझ में आती है तो वीडियोस को पॉज कीजिए, फिर उसको इत्मीनान से समझिए। तब भी नहीं समझ में आता है तो आप उसके पीछे के पार्ट्स को देखिए, तो पूरी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। और जैसे ही बात आपकी समझ में आती है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।